मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक ताज़ा तहरीर करदा कहानी दो जन्म दो मरण पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। एहसास आलम ज़िंदगी की तलखियों, नाइंसाफ़ियों और हक़ तलफ़ियों का जहर पीते पीते सब्र का समंदर बन गए थे। उनकी बातों से दूरअंदेशी और दानश्वरी के बाब खुलने लगते। ये फ़िक्र व एहसास हर वक्त उनके दिलो दिमाग पे काबिज़ रहता कि हम कहाँ से इस दुनिया में आते हैं, यहाँ क्या करना है और मर जाने के बाद कहाँ जाना है। हयात व कायनात से मुतल्लिक़ गौर व फ़िक्र ने उनमें कई खूबियाँ पैदा कर दी थीं। उनकी ज़िंदगी में पेश आमदा हालात व वाक़यात और तजुर्बात व मुशाहिदात ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। उनके दिलो दिमाग के हर गोशे में ये बात रच बस चुकी थी कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है, मुनाफ़क़त इंसान को रुस्वा करती है, खुदनुमाई, खुदगर्ज़ी और छोछोरापन इंसान की इज़्ज़त ख़त्म कर देता है, हिर्स व हवस इंसान को सुकून व राहत से दूर रखती है, झूठ और हराम का माल इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। उन्हें दीनी व दुनियावी अलूम की खासी वाक़फ़ियत थी। गहरे मुताले और मुशाहिदे के साथ साथ उनकी एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो हर बात को मंतकी और इस्तदलाली उसूलों पर परखने के आदी थे। डिवीज़नल कमिश्नर जैसे बड़े ओहदे से सुबुकदोश हो चुके थे। एहसास आलम ने बहुत पहले अपने दिलो दिमाग में इस बात को बसा लिया था कि बड़ा आदमी बड़े कद और ओहदे के लिहाज से बड़ा नहीं होता है, बल्कि गूनागूं खूबियों और वसी तर मालूमात के एतबार से बड़ा होता है। एक रोज़ एहसास आलम के दोस्त गुफ्तार अहमद ने उन्हें फ़ोन किया कि मैं किसी अहम मसले के बारे में आपके घर पर आ रहा हूँ। गुफ्तार अहमद एक समाजी कारकुन की हैसियत से काफ़ी मशहूर व मकबूल थे। एहसास आलम से तकरीबन 5 साल छोटे थे। समाज के तकरीबन हर फर्द पर उनकी नज़र रहती थी। कुछ ही वक्त के बाद वो अपनी गाड़ी में एहसास आलम के घर पर पहुंच गए। उन्होंने गेट पर लगी बेल का बटन दबाया तो अंदर अल्लाहु अकबर की सदा गूंज उठी। चंद लम्हों में एहसास आलम का खादिम गेट पर आ गया और गुफ्तार अहमद से पूछने लगा, जी आप कौन? बेटे, मुझे गुफ्तार अहमद कहते हैं। मैं एहसास आलम साहब से मिलने आया हूँ। उन्हें कहिए आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। खादिम ने अंदर जाकर एहसास आलम को बताया। वो खुद अंदर से गेट पर आए। गुफ्तार अहमद ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो ज़ोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तार अहमद को देखते ही उन्होंने मसरत आमेज़ लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम। अरे गुफ्तार आप हैं, आइए अंदर आइए। एहसास आलम गुफ्तार अहमद को ड्राइंग रूम में ले आए। खैर खैरियत मालूम करने के बाद खादिम को चाय पिलाने के लिए कहा। कुछ ही वक्त के बाद खादिम ने पानी के 2 गिलास लाए और उसके बाद चाय लाई। चाय पीते हुए एहसास आलम ने गुफ्तार अहमद से पूछा, और सुनाइए आजकल क्या कुछ हो रहा है और आप क्या कुछ कर रहे हैं? गुफ्तार अहमद ने कहा, आजकल क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हर शख्स को मालूम हो जाता है। रहा ये सवाल कि मैं आजकल क्या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त, मेरे मुशाहिदे में कुछ ऐसे हैरान कुन वाक़यात आए हैं कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतनी तालीमी, साइंसी और तकनीकी तरक्की के बावजूद हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग क्यों मौजूद हैं जो बचकाना हरकतें करते हैं और एहसास से आरी हैं। एहसास आलम ने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा, अरे क्या हुआ, किस तरह के लोग देखे? गुफ्तार अहमद ने कहा, यार हमारे मोहल्ले में एक आवारा गधा कभी कभी आता है, इधर उधर नालियों में पड़ा कचरा खा के वापस चला जाता है। एक रोज़ कॉलेज के प्रोफेसर मुदब्बिर अकबर ने ना जाने कहाँ से खारदार टहनियाँ लाकर उस गधे की दुम के ऊपर रख दी। गधा दो लत्ती झाड़ता हुआ तेज़ी से भागने लगा और इधर प्रोफेसर मुदब्बिर अकबर हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। एहसास आलम ये वाक़या सुन के हंस पड़े, फिर कहने लगे, अरे इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर की ऐसी नाजेबा हरकत, यार गुफ्तार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गुफ्तार अहमद ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए कहा, एक और वाक़या सुन लीजिए। वो ये कि एक रोज़ मैं अपने मकान की बालकोनी में बैठा हुआ था कि मेरे पड़ोस की मैडम नाज़लीन नए सूट बूट और पूरे बनाव सिंगार के साथ अपनी गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकली तो गाड़ी में बैठने से पहले उसने पीछे मुड़कर अपनी एड़ियों की तरफ 1-2 बार देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। एहसास आलम ये सुनकर एक बार फिर ज़ोर से हंस पड़े। फिर मजाक के तौर पर कहने लगे, हो सकता है
सही बनाव सिंगार की तस्दीक एड़ियों से हासिल हो गई हो। गुफ्तार अहमद ने कहा, तीसरा वाक़या सुन लीजिए। वो ये कि एक रोज़ मैं घर से बाज़ार की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान मैंने अनजान आकिल नाम के एक नौजवान को अपने बूढ़े बाप की पिटाई करते देखा। बूढ़े बाप की दिलदोज़ चीखें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आओ देखा न ताओ जाते ही उस नौजवान को बालों से पकड़ा, लातों और मक्कों से उसकी धुलाई की। वो दर्द से एक तरफ बिलबिलाता रहा। मैंने जब उस बूढ़े बाप से ये पूछा कि आपका बेटा आपको क्यों मार रहा था, तो उसने कहा, बेटे मेरा बेटा शराब पीता है। मैंने जब आज इसे घर में देख लिया तो मैंने उसे डांटना चाहा, लेकिन इसने मुझे मारना शुरू किया। ये वाक़या सुन के एहसास आलम के एहसासाती दुनिया में मायूसी पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अरे लानत भेजो ऐसे संगदिल बेटे पर। सोचिए इस दौर में खूनी रिश्ते कितने पामाल हो रहे हैं। गुफ्तार अहमद ने कहा, मेरे दोस्त चौथा वाक़या सुन लीजिए। वो ये कि एक रोज़ मेरा भांजा मोहम्मद दिलकश मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मामू मैंने अपने लिए 5 मंजिला मकान तैयार कर दिया है, 6ठी मंजिल की फ़िक्र में हूँ। 24 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ और 2 अंग्रेज़ी नस्ल के कुत्ते ख़रीदने का शौक़ है जो मेरे घर की सही रखवाली कर सके। मैंने अपने भांजे को कहा, क्या तुमने ये शेर नहीं सुना है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भांजे ने कहा, मामू मुझे मौत वाले शेर ना सुनाएं, मुझे मौत से डर लगता है, अभी मेरे अरमान बाकी हैं। एहसास आलम ने वाक़या सुनकर एक ठंडी आह भरी, फिर कहने लगे, मेरे दोस्त उस मकान की किसी को फ़िक्र नहीं है जहाँ ताक़यामत रहना है। गुफ्तार अहमद ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर अचानक उन्हें एक और वाक़या याद आ गया। कहने लगे, एक और वाक़या सुन लीजिए। वो ये कि एक रोज़ मैं अपने पड़ोसी के साथ दिलशाद होटल में चला गया। वहाँ पहुंचकर हमने कबाब की एक एक प्लेट खाई। अभी हम बैठे ही थे कि इतने में एक उस्ताद और उसका चहीता शागिर्द आके सामने एक कोने में बैठ गए। उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरफ शराब की बोतल बढ़ाते हुए कहा, बोतल का ढक्कन आहिस्ता से खोलो और 2 पैग तैयार कर दो। देखते देखते उस्ताद और शागिर्द दोनों शराब पीने लगे और इधर मुझे किसी मस्जिद से अजान सुनाई देने लगी। एहसास आलम के चेहरे पर रंजीदगी के आसार उभर आए। कहने लगे, अल्लाह सबको हदायत दे और एहसास की दौलत से माला माल करे। गुफ्तार अहमद ने कहा, मेरे दोस्त मैंने आपको 5 चश्मदीद वाक़यात सुनाए। मैं इस तरह के लोगों के बारे में आपके बसीरत अफरोज़ ख़यालात सुनने का मुतमन्नी हूँ, क्योंकि आप एक जहां दीदा और तजुर्बाकार शख्सियत होने के अलावा एक बहुत बड़े आलिम भी हैं और आमिल भी। एहसास आलम ने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा, गुफ्तार अहमद मेरे दोस्त, ये आपका हुस्न ज़न है। मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, वो आप गौर से सुन लीजिए। बहुत मुमकिन है कि आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बातें उतर जाएं। पहली बात ये याद रखें कि नस्ल आदम इस दुनिया में 2 तरह का जन्म लेती है। पहला जन्म वो है जब आदमी 9 महीने के बाद माँ के पेट से इस दुनिया के पेट में आता है, लेकिन दूसरा जन्म लेने में बरस लग जाते हैं। जब आदमी में खुदा शनासी, खुद शनासी, फहम फिरासत, एहसास ज़िम्मेदारी, तहज़ीब व शाइस्तगी, सब्र व तहम्मुल, शऊर व इदराक, एहसास से मौत व हयात जैसी अखलाकी व रूहानी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, तो समझ लीजिए उसने दूसरा जन्म ले लिया। आपने मुझे जो पहले 2 वाक़यात सुनाए, उनमें प्रोफेसर मुदब्बिर अकबर और मैडम नाज़िली ने अभी दूसरा जन्म नहीं लिया है। एहसास आलम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गुफ्तार अहमद, जहाँ तक आपके तीसरे, चौथे और 5वें बयान करदा वाक़े का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में आपको की मालूमात के लिए कहना चाहता हूँ कि आदमी की मौत भी 2 तरह की होती है, एक ज़मीरी मौत और दूसरी जिस्मानी मौत। जब आदमी का ज़मीर मर जाता है तो फिर वो ना हक़ूक़ व फ़राइज़ की परवाह करता है और ना ही उसमें हराम व हलाल की तमीज़ रहती है। इसलिए आपके तीसरे वाक़े में अनजान आकिल, चौथे वाक़े में मोहम्मद दिलकश और 5वें वाक़े में उस्ताद और शागिर्द की पहली मौत हो चुकी है। गुफ्तार अहमद ने कहा, यार आपकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया, ये तो बिल्कुल एक नया इंकशाफ है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी वक्त बीत गया है, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। एहसास आलम ने कहा, यार मुझे भी ये मौका नसीब हुआ कि अपने कलील मुताले, तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर कुछ बातें आपके गोश गुजार कर सका। गुफ्तार अहमद उठ खड़े हुए एहसास आलम से हाथ मिलाते हुए बाहर अपनी गाड़ी में आके बैठ गए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए।
रास्ते ड्राइविंग करते हुए वो दिल में अपने आप से पूछ रहे थे कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है कि नहीं, और कभी उनके दिलो दिमाग को यह एहसास दबोचने लगता कि कहीं मेरी पहली मौत तो नहीं हो गई है। शुक्रिया।